हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू, वो भी 2023 के। तो हम फर्स्ट पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं, जो कि है ये रहा। ठीक है, और ये पीवाईक्यू तो करवा ही रही हूँ मैं, साथ साथ इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो आपको पहले पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, फिर बाद में उसके कंसेप्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये पूछा है, द क्वालिटी ऑफ वंस मेमोरी कैन जनरली बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर। ये कह रहे हैं कि किसी की मेमोरी है, उसकी क्वालिटी कितनी है या कैसी क्वालिटी है, वो किस बिहाव पर हम जज करेंगे। उसकी पावर ऑफ रिटेंशन की, कि कितनी टाइम तक वो अपनी मतलब मेमोरी को याद रख सकता है, उसके बिहाव पे। या फिर एनालिटिकल एबिलिटी, उसमें किसी चीज़ को एनालाइज करने की कितनी एबिलिटी है। या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल, और या फिर मैथमेटिकल न्यूमेरेसी। ठीक है, तो हिंदी में भी पढ़ के बता देती हूँ कि किसी की याददाश्त की गुणवत्ता है, उसका अंदाज़ा हम उस किसके आधार पर लगाते हैं। उसकी प्रतिधारण करने की, यानी कि उसकी रिटेन करने की कितनी क्षमता है, या उसकी विश्लेषण करने की कितनी क्षमता है, उसका संचार कौशल कैसा है, या गणितीय संख्या क्या है। तो अभी मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देती हूँ, मैं 3 काउंट करूँगी, इतने आपको आंसर बताना होगा। फिर उसके बाद में मैं आंसर बता दूँगी। ठीक है, 1 2 3। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पावर ऑफ रिटेंशन। मतलब कि किसी की मेमोरी की क्वालिटी कितनी है। हम बोलते हैं ना कि तेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, मतलब उसकी क्वालिटी बता दी हमने। वो किस बिहाफ पे हम बताते हैं कि वो कितने टाइम तक उस चीज़ को याद रख सकता है, उसके बिहाफ पे। तो पावर ऑफ रिटेंशन इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। अब पढ़ते हैं। पैडलेट इज़ ए गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट क्विजेज, कन्वर्सेशन एंड सर्वे। ये 2 स्टेटमेंट है, इनमें से हमें बताना है कि दोनों सही है या एक सही है, या कौन सी इनकरेक्ट है कौन सी करेक्ट है, ये बताना है। तो फर्स्ट में इसने बोला है कि पैडलेट है वो क्या गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्विज को क्रिएट करने के लिए, या फिर बातचीत करने के लिए, सर्वे करने के लिए यूज़ करा जाता है। क्या ये सही है। और फिर आता है सीसो। सीसा एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है स्टूडेंट को वर्क टुगेदर ऑन टेक्स्ट, पीडीएफ, ड्राइंग और वीडियोस। कि सीसो एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है क्या, जो कि स्टूडेंट को आपस में टेक्स्ट क्रिएट करने, पीडीएफ क्रिएट करने, ड्राइंग और वीडियो बनाने के अलाउ करता है। इन दोनों में से अपने को सही स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो मैं अभी टाइम देती हूँ, 1 2 एंड 3। तो मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट है वो गलत है और सेकंड है वो सही है। क्यों, ये देखिए, फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकंड है वो करेक्ट है। क्योंकि पैडलेट है वो एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। पैडलेट है वो एक लर्निंग टूल है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों आपस में कोलैबोरेट करते हैं और टेक्स्ट, पीडीएफ, कन्वर्सेशन ये सब करते हैं। गेम बेस्ड होता है काहूट होता है गेम बेस्ड। और सीसा है वो एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है स्टूडेंट को कि टुगेदर आपस में मिलकर टेक्स्ट, पीडीएफ, ड्राइंग और वीडियो शेयर कर सके। ये बिल्कुल सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ कि सीसो क्या करते हैं, सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्टिव लर्निंग। ये इंटरेक्टिव लर्निंग करवाता है आपस में बातचीत करके। फीडबैक भी होता है इसमें, रिप्लाई भी होता है। स्टूडेंट कैन बी इम्पावर्ड बाय देयर टीचर्स टू क्रिएट, रिफ्लेक्ट, शेयर एंड वर्क टुगेदर। इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों आपस में क्रिएट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने काम को। और यूजेस ऑफ इमेज का यूज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ का, ड्राइंग, पीडीएफ, टेक्स्ट, लिंक। स्टूडेंट शो वट दे नो। यहाँ पर स्टूडेंट दिखा सकते हैं कि उनको क्या क्या पता है। वो अपनी पीडीएफ शेयर करके, अपनी ड्राइंग शेयर करके, अपने लिंक्स शेयर करके दिखा सकते हैं टीचर्स को कि हमें इतना काम आता है। अपने वर्क को शेयर कर सकते हैं सीसो पे। ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर एंड स्टूडेंट में ऑल्सो बी रेफर टू ए सीसो। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जो कि स्टूडेंट और टीचर के लिए, जिसको हम बोलेंगे सीसो। टीचर और स्टूडेंट कैन यूज़, इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर वेल लिंक टूल फॉर डिजिटल पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, टीम वर्क करना हो तो भी वो इसका यूज़ कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाना है तो यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करना है तो यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कैन यूटिलाइज द ऐप टू मेक अनाउंसमेंट, डिज़ाइन एक्सरसाइज एंड हैव रियल टाइम कन्वर्सेशन पेरेंट एंड स्टूडेंट। इसमें इंस्ट्रक्टर जो होता है,
देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, वो अनाउंसमेंट कर सकता है, डिज़ाइन बना सकता है और रियल टाइम कन्वर्सेशन कर सकता है पेरेंट्स के साथ में, स्टूडेंट के साथ में। ठीक है, तो सेकंड था वो अपना क्या पूछा था कि ए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर है दोनों आपस में काम करते हैं, बिल्कुल सही बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नए पे, इरेज कर देती हूँ उसको मैं। ठीक है, ये देखो अब समझते हैं पैडलेट क्या होता है। पैडलेट है वो कौन सा है, पैडलेट एक वर्चुअल वाइट बोर्ड है, वर्चुअल वाइट बोर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है एजुकेशन के लिए, उसको बोलेंगे हम पैडलेट। इट कैन बी अप्लाइड इन क्लासरूम एज वे ऑफ फर्दर स्टडी, इसको हम क्लासरूम में और बाकी स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग लेक्चर भी दे सकते हैं हम। ठीक है, अब पैडलेट का यूज़ क्लासरूम में करेंगे, उसके एग्जांपल देखो। डिस्कशन बोर्ड के रूप में कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग एरिया के रूप में कर सकते हैं, डिस्प्ले ग्रुप वर्क में कर सकते हैं, टूल फॉर असेसमेंट के रूप में कर सकते हैं। कैसे कि पैडलेट है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, वर्चुअल वाइट बोर्ड मतलब कि एक वर्चुअली वाइट बोर्ड होता है जिस पर हम स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर कोई भी चीज़ को शेयर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो पीडीएफ्स हो, चाहे कोई भी हो। वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देता है ये, एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। ये डिस्कशन बोर्ड बना देगा जहाँ पर आके काफ़ी सारे स्टूडेंट टीचर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का आइडिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, आपस में अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को शेयर करते हैं, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग एरिया बोलेंगे। कि ऐसा एरिया जहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे, जितने लोग होंगे उतने आइडियाज़ होंगे, अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एरिया भी होता है। डिस्प्ले ग्रुप वर्क, यहाँ पर हम ग्रुप वर्क कर सकते हैं, डिस्प्ले जो दिखाई देती है यूजिंग पैडलेट, हम दिखा सकते हैं अपना काम, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और ये असेसमेंट करने के लिए भी अच्छा टूल है। ठीक है, तो पैडलेट का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पैडलेट के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। पैडलेट पर हम कोई चीज़ पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आइडिया, कैसे कर सकते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एरिया होएगा, वहाँ पर हम अपने अपने आइडियाज़ रखेंगे तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कोलैबोरेट कर सकते हैं टीचर स्टूडेंट रियल टाइम में। प्राइवेट भी हो सकता है, ये पब्लिक भी हो सकता है, ये कहीं पर भी किसी भी डिवाइस से हो सकता है। पैडलेट का यूज़, पैडलेट क्या अलाउ करता है स्टूडेंट को कि वो टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, लिंक, ऑडियो, ये सब चीज़ क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पर अपलोड करेंगे, शेयर कर सकते हैं। डिजिटल वर्चुअल डिजिटल बोर्ड है ये, कोलैबोरेटिव टूल है जो कि यूज़ स्टूडेंट और टीचर दोनों के द्वारा यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रहा पैडलेट का इंटरफेस। इस इंटरफेस को आप देख सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन लिख रखी है कि ये इफेक्टिव टूल है। सिंक्रोनस सेशन मतलब कि जहाँ पर एट द सेम टाइम फीडबैक और मैसेज दोनों ट्रैवल करते हैं, कि अभी मैंने मैसेज भेजा, इसी तुरंत उसी टाइम रिप्लाई हो गया, दोनों सेम टाइम पे मैसेज और रिप्लाई आ जाता है, उसको सिंक्रोनस बोलते हैं। और अभी मैंने मैसेज भेजा, थोड़ी देर बाद में रिप्लाई आएगा, इट मीन्स ये एसिंक्रोनस है, सेम टाइम नहीं होता फीडबैक। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है कि वाइगोट्स्काई emphasizes द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय अडल्ट एंड मोर एबल पीयर्स इन चिल्ड्रन लर्निंग। ये वाइगोट्स्काई कहता है कि जो चिल्ड्रन की लर्निंग है उसमें अडल्ट और मोर एबल्ड पीयर्स है उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, उसका सिग्निफिकेंट रोल होता है, उस पर जोर दिया है वाइगोट्स्काई ने। तो ये सही है क्या, ये आपको बताना है। फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर चिल्ड्रन है वो सोल्व करता है किसी की प्रॉब्लम को अलोन विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, अकेला बिना किसी की हेल्प के चिल्ड्रन है वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, उस एरिया को बोलेंगे JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या ये सही है, ये अपने को बताना है। तो बताओ 1 2 और 3। नहीं, पहला सही है दूसरा गलत है, क्यों, ये देखो, पहला सही है दूसरा गलत है, क्योंकि जो वाइगोट्स्काई ने एम्फेसिस मतलब कि जोर दिया किस पर, कि इम्पोर्टेंट रोल होता है किसका, अडल्ट्स का और मोर एबल्ड पीयर्स का। मोर एबल्ड पीयर्स मतलब अपने साथी संगी, जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली जो होती है उनका चिल्ड्रन की लर्निंग पर, बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ये दिख रखा
बच्चों के सीखने में वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों द्वारा भूमिका पर जोर दिया है, ये बिल्कुल सही बोला है। लेकिन जो जेपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वो ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर चिल्ड्रन अकेला बिना किसी की हेल्प के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये गलत बात बोली है इसने। कैसे बोली है, अब इसके हम ये पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। जेपीडी क्या है, वन ऑफ द मेन आइडिया इन लेव वाइगोट्स्काई, लेव वाइगोट्स्काई ने दिया था ये थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये थ्योरी दी थी इसने लर्निंग और डेवलपमेंट की। इसको बोला था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो द एरिया बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन अकम्प्लिश ऑन देयर ओवन एंड व्हाट दे कैन अकम्प्लिश अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट ऑफ कोऑपरेशन विद। ये कहता है कि जो लेव वाइगोट्स्काई था उसने बोला था कि एक बच्चा है वो अपने आप से कितना सीख सकता है। वट ए लर्नर कैन अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब कि कंप्लीट करना, कि एक लर्नर है वो अपने आप से कितना सीख सकता है। और वट दे कैन अकम्प्लिश, और अंडर द सुपरविजन ऑफ अडल्ट, और दूसरों की निगरानी में कितना सीख सकता है। खुद से कितना सीखेगा, दूसरों की निगरानी में कितना सीखेगा। और मोर एक्सपीरियंस पीरियड पर्सन इज़ नोन एज, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन की निगरानी में कितना सीखेगा। इसमें विदाउट हेल्प का कोई कंसेप्ट नहीं आया। इसने बोला है कि वो खुद से कितना सीखेगा और ज़्यादा नॉलेज वाले जो पर्सन है उसकी निगरानी में कितना सीखेगा वो। ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विदाउट और विद वाली कोई बात नहीं है इसमें कि हेल्प नहीं लेते, हेल्प तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। आगे थोड़ा और दे रखा है मैंने, ये वाइगोट्स का ही नहीं, ये इसका दिया था डायग्राम कि करंट अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी है, कैन वर्क अनअसिस्टेड, और कितना वो वर्क को असिस्ट कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लर्न थ्रू स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कोई प्लेटफॉर्म, कि किसी प्लेटफॉर्म पे कितना सीख सकता है, आउट ऑफ रीच कितना सीख सकता है, ये उसने डायग्राम दिया। फिर है थ्योरी ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट इन सोशल वर्क वाइगोट्स्काई। थ्योरी ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट इसने दी थी वाइगोट्स्काई ने। 4 एलिमेंट्री मेन फंक्शन है जिसमें इनेट ह्यूमन अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्काई के अकॉर्डिंग 4 ह्यूमन के क्या होते हैं, अपने फंक्शंस होते हैं। कितने, 4। पहले तो अटेंशन, किसी चीज़ पे हम अटेंशन देंगे। फिर सेंसेशन, उस चीज़ को सेंस करेंगे। फिर परसेप्शन, उसके बारे में परसेप्शन बनाएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसके बारे में मेमोरी, मेमोरी मतलब उस चीज़ को याद कर लेंगे। सबसे पहले हमने किसी चीज़ की तरफ अटेंशन दी, ध्यान दिया उस चीज़ की तरफ, फिर उसको सेंस करा, सेंसेशन समझा, फिर उसको परसीव करा, परसेप्शन बनाई उसके बारे में, और लास्ट में फिर क्या करेंगे, हम मेमोराइज कर लेंगे, मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, वी एबल टू एम्प्लॉयज दिस फंडामेंटल एबिलिटी टू ग्रो एंड यूटिलाइज अकोर हायर मेंटल फंक्शन। ये जो हायर मेंटल फंक्शन कहलाते हैं, बिकॉज आवर सोशल कल्चरल सराउंडिंग, क्योंकि हमारे कल्चर के, सोशल के अकॉर्डिंग सराउंडिंग मतलब कि चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यही है कि हम किसी के सुपरविजन में कितना अच्छा सीख सकते हैं और अकेले कितना सीख सकते हैं। अब करते हैं 4th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डेविड एंड जॉनसन, जॉनसन और डेविड के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स होते हैं, उनके कौन से एलिमेंट होते हैं, इनमें से बताना है। सेल्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन, कि खुद का कॉन्सेप्ट उनका बिल्डअप होता है, या इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी, हर एक व्यक्ति की जवाबदेही। स्किल की डेवलपमेंट, उसकी स्किल डेवलपमेंट होती है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, पॉजिटिव सकारात्मक परस्पर निर्भरता, और प्रमोट इंटरेक्शन, या फिर वो अपने इंटरेक्शन को प्रमोट करते हैं। तो कौन सी एबिलिटी, कौन सी उनकी एलिमेंट्स है जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स की होगी, ये अपने को बताना है। 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर आ जाएगा BDE, BD और E। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब कि 2 से ज़्यादा बंदे, एक ग्रुप आपस में कोई प्रॉब्लम्स को, कोई केस को, कोई टॉपिक को मिल के स्टडी करेगा। एक प्रॉब्लम दे दी टीचर ने, उस प्रॉब्लम को सॉल्व ग्रुप में सारे मेंबर मिलके करेंगे। तो उससे क्या होएगा, उसको इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, हर किसी की जवाबदेही होएगी उस काम के प्रति। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे सकारात्मक रूप से वो डिपेंडेंट होंगे। प्रमोट इंटरेक्शन, अब ग्रुप में काम करेंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा,
स्किल डेवलपमेंट होना ये तो अदर थिंग है, और सेल्फ का कॉन्सेप्ट होना ये भी अलग है। ग्रुप के बारे में पूछा ना कि ग्रुप में लर्निंग करेंगे तो क्या क्या होएगा। ग्रुप में लर्निंग करेंगे तो उनके बीच में निर्भरता बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं होएगी, इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो कोई भी पर्सन सही से काम नहीं करेगा, सोशल लॉफिंग कर पाएगा, कर जाएगा। सोशल लॉफिंग का मतलब कि ग्रुप में 4 मेंबर है, उसमें से 3 तो अच्छे से कर रहे हैं, फोर्थ सोच रहा है कि मेरे किसी को क्या पता चलता है, ग्रुप वाले कर तो रही हैं काम, तो वो करेगा ही नहीं, तो वो खाली बैठ जाएगा, उसको बोलेंगे सोशल लॉफिंग। तो सोशल लॉफिंग की समस्या ना आए, ठीक है, इसलिए इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी होती है। आया समझ में? तो अब हम चलते हैं आगे। According to Kohlberg theory and conventional level of moral development include the following stages। जो कोल्डबर्ग है, कोल्डबर्ग की थ्योरी है अपनी, कन्वेंशनल लेवल बताना है उसका मोरल डेवलपमेंट का। कोल्डबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। उसका कन्वेंशनल लेवल कौन सा है वो आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। उसके अंदर सॉरी ओबीडियंस और ओबीडियंस ओरिएंटेशन आएगा, या बीइंग नाइस रिलेशनशिप आएगा, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, लो और ऑर्डर ओरिएंटेशन आएगा, या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन आएगा। ये अपने को बताना है कि उसका पारंपरिक स्तर था। काफ़ी लेवल होते हैं ना, एक पिरामिड होता है इतना बड़ा सारा जो दिया था इसने कोलबर्ग ने, है ना। इसमें ऐसे स्टेजेस होती है, ये कन्वेंशन लेवल होता है, ये प्री कन्वेंशन होता है, ये हायर होते हैं। वो बताना है अपने को कि कन्वेंशन में कौन सा आता है, ठीक है। 1 2 3 देखिए, बी और डी, बी और डी। बीइंग नाइस रिलेशनशिप, गुड बॉय एटीट्यूड, जिसमें हम वो पढ़ते थे कि गुड बॉय एटीट्यूड होता है ना, कि बीइंग नाइस, नाइस बनी रहना, वो वाला रिलेशनशिप इसके अंदर आएगा। लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन इसके अंदर आएगा। ओबीडियंस नहीं आएगा, ये फर्स्ट में आएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा, यूनिवर्सल एथिकल भी नहीं आएगा। ये तो आ जाएगा गुड बॉय वाले में, और ये लो और ऑर्डर वाले में। अब इसके एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ मैं। ये दिया था कोलबर्ग ने, ठीक है। कन्वेंशनल पूछा था ना अपने से, देखो कन्वेंशनल में ये रहा, लो और ऑर्डर की और गुड बॉय एटीट्यूड की, यही बताया था ना मैंने। गुड बॉय एटीट्यूड मतलब कि सभी के साथ अच्छे से रहना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, ठीक है, ये रहा। बीइंग नाइस, अच्छा बना रहना, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होना। और लो और ऑर्डर, मोरालिटी, लो और ऑर्डर को मानना, ये किस में आ गया? कन्वेंशन में, ठीक है। तो मैं इसको समझा देती हूँ कि फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होता है। स्टार्टिंग की एज होती है 3 से लेके 7 साल के बच्चे की। 3 से लेके 7 साल का बच्चा होता है, वो स्टार्टिंग में कैसा होता है? स्टार्टिंग में वो अवॉइड करता है पनिशमेंट को। उसको डर लगता है कि भाई मैं अच्छा अच्छा काम करूँ, गलत काम ना करूँ, ताकि मेरे को पनिशमेंट ना मिले। डरता रहता है वो, पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है। वो मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड और पनिशमेंट, वो ऐसा काम करना चाहेगा जिसको जिसको करने से उसको रिवॉर्ड मिले, इनाम मिले। और ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिसको करने से उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है। तो वो पनिशमेंट से डरता है, रिवार्ड को पाना चाहता है। तो वो आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में। 3 से लेकर 7 साल का बच्चा होता है, वो करेगा, उसको बोलेंगे प्री कन्वेंशन। कन्वेंशन से पहले की स्टेज प्री कन्वेंशन। और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आएगी इसकी सेल्फ इंटरेस्ट। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कोई चीज़ों में बढ़ता जाता है। फिर आता है कन्वेंशन लेवल की, जो कि 8 से लेकर 13 साल के बच्चे की होती है। 8 से लेकर 13 साल का बच्चा क्या करता है? मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स। फिर वो धीरे धीरे एक्सटर्नल एथिक्स को सीखने लगता है। स्टार्टिंग में तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में उसको सिर्फ दो ही चीज़ों से मतलब होता है कि हम मुझे रिवॉर्ड मिले वो काम करना है, और मुझे पनिशमेंट ना मिले वो काम नहीं करना, ठीक है। ये उसका अंदरूनी होता है, अंदर का सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह एक अंदरूनी होता है। फिर धीरे धीरे वो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी एथिक्स से प्रभावित होएगा, कि गुड बॉय एटीट्यूड। वो सोचता है कि 8 से 13 साल की उम्र में कि मुझे सबके साथ अच्छा बन के रहना है, कि सब मेरे को गुड बॉय बोले, गुड गर्ल बोले, ऐसा ऐसा काम करूँ मैं, लॉ और ऑर्डर को मानने का। फिर थर्ड आती है पोस्ट कन्वेंशनल, जब वो अडल्ट हो जाता है, अडल्टहुड। अडल्टहुड में पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगी। उसमें फिर वो पर्सनल एथिक्स को देखता है, पर्सनल चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, वो प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था लॉ और ऑर्डर को मानना, बीइंग नाइस। ओबीडेंस नहीं था, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन इन कन्वेंशन में नहीं आएगा, ये पोस्ट में आ जाएगा।
एथिक्स वाला भी पोस्ट में आ जाएगा ऐसे। हाँ देखो यहाँ पे भी दे रखे हैं मैंने। फर्स्ट में क्या होगा, उसको ब्लाइंड ईगोनिज्म हो जाएगी, वो मतलब कि अपने आप से ब्लाइंड, मतलब ईगो में रहेगा कि मेरे को अच्छा अच्छा काम करना है, रिवॉर्ड लेना है, पनिशमेंट नहीं लेनी, मैं ही फर्स्ट आना चाहिए, ऐसा उसको रहता है। ओनली सेल्फ नो मार रिकॉग्नाइज, खुद खुद को पहचानता है। फिर सेकंड में क्या आएगा, अदर हैव गोल्स एंड प्रेफरेंस आइदर कन्फर्म टू डेविएट देयर नॉर्म्स, फिर वो इंस्ट्रक्शनल इगोनिज्म आ जाएगा उसके अंदर। फिर रिकॉग्नाइज करेगा गुड बैड अटेंशन को, फिर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोचेगा, फिर रिकॉग्नाइज करेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, लास्ट में वो कम्युनिकेशन वगैरह स्टार्ट कर देगा। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, वो पहले वाली दी थी मैंने, वो आप स्लाइड कर लेना। ये तो मैंने ऐसे ही डाल दी ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो फिर से एक और मैंने डाली हुई है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। स्टार्टिंग में वो रिवॉर्ड पनिशमेंट पे ध्यान देगा, फिर उसका सेल्फ इंटरेस्ट जगेगा, फिर क्या होगा, प्लेजिंग अदर, मतलब दूसरों के साथ अच्छा रहना, गुड बॉय एटीट्यूड अपनाना, लो ऑर्डर को मानना, फिर सोशल कॉन्टैक्ट करना, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। ये दो स्टेप आ जाएंगे परी कन्वेंशनल में, ये आ जाएंगे कन्वेंशनल में, ये हो जाएगी पोस्ट में। ठीक है, ये पिरामिड है कोलबर्ग का। देखो एक और स्लाइड डाल रखी है मैंने ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। और ये क्यों डाली है, क्योंकि एनटीए ना, एनटीए का फेवरेट है ये कोलबर्ग, ये हर बार इसका एक क्वेश्चन दे ही देता है। ठीक है, तो हर बार इसका एक क्वेश्चन दे देता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि एक भी मार्क्स कटे आपका, तो मैंने इसको अच्छे से समझा दिया अलग अलग चार्ट से। देखो अलग अलग स्लाइड से कितना अच्छे से समझाया। परी कन्वेंशन में क्या आएगा, अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहेगा वो। ठीक है, रिवॉर्ड पनिशमेंट पे ध्यान देगा, ये रहा रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पनिशमेंट, पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहेगा, पनिशमेंट मेरे को ना मिले, रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहेगा कि मेरे को रिवॉर्ड मिले, ऐसा काम करूँ। थर्ड स्टेज जो कि कन्वेंशन में आएगी, वो चाहेगा कि गुड बॉय बनूँ मैं, गुड गर्ल बनूँ, वो एटीट्यूड आ जाएगा उसके अंदर। फिर फोर्थ स्टेज में लॉयल्टी आ जाएगी उसके अंदर, लो और ऑर्डर को मानने की। फिफ्थ स्टेज में वो क्या करेगा, स्पिरिट लो, जस्टिस करेगा, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, सोसाइटी के साथ अच्छे सा मेल जोल करना, मिल के रहना। और फिर सिक्स लेवल में आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, एथिक्स अपनाना उसको। ठीक है, तो ये होगी अपनी इसकी कोलबर्ग की थ्योरी। अब करते सिक्स्थ, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट किसने की, कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये बयान किसने दिया था, क्या नेल्सन मंडेला ने दिया था, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 1 2 और 3 ये दी नेशनल मंडेला ने। ठीक है, तो ये तो याद ही कर लेना बस। फिर आता है, इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू क्रिएटेड ए शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू चूज़। कि अपने को क्या करना है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो बनानी है, तो हम कौन कौन से चीज़ें यूज़ करेंगे, कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे। तो अगर एनिमेटेड वीडियो बनानी है, सबसे पहले पहले मैं आपसे पूछती हूँ फिर बताऊँगी मैं। ठीक है, कौन से एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए अपने को कौन से टूल यूज़ करने हैं, तो 1 2 और 3। अब बताती हूँ आपको, एनिमेटेड वीडियो बनानी है तो अपने को चाहिए होएगा, देखो नाम से पता चल रहा है एनीमेकर। सी किस में हम देख लेंगे, इसमें नहीं है तो ये पहले ही कट हो जाएगा, इसमें नहीं है ये पहले ही कट हो जाएगा, बचा कौन सा, ये और ये, फर्स्ट और थर्ड। एनीमेकर है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, काहूट हमें क्या पता था, काहूट हमें पता था कि गेम के लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। माइंड मिस्टर किसके लिए होता है, माइंड मैप बनाने के लिए होता है, तो ये भी यूज़ नहीं होएगा। बुक क्रिएटर किसके लिए यूज़ होता है, बुक्स को क्रिएट करने के लिए होएगा, तो ये भी नहीं होएगा। बचा कौन सा, प्लेटोगन, तो ए और सी हो जाएगा आंसर, ए और सी। ठीक है, एनीमेकर किसके लिए होता है, एनीमी बनाने के लिए, प्लेटोगन भी होता है। बुक क्रिएटर बुक के लिए, काहूट गेम के लिए, माइंड मिस्टर है वो माइंड मैप बनाने के लिए। आया समझ में। वैसे मैंने आपको बता ही दिया ये कि स्टडी क्या होता है, बट एनडीए हर बार ये, मतलब इस बार भी मैंने एग्ज़ाम में देखा, इससे काहूट से, माइंड मिस्टर से, प्लेटोगन से, एनिमेकर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में हर बार आते हैं इसके। तो मैंने इनकी एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन ला रखी है ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो असर्शन रीजन में आ जाए, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए, आप अच्छे से कर सको। ये कौन सा है, ये काहूट का है जो गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है।
उसका इंटरफेस। ठीक है, ये काहूट का है, ये रहा काहूट। काहूट क्या है, एक रियल टाइम गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं। टैबलेट में यूज़ हो सकता है, स्मार्टफोन में हो सकता है, क्वेश्चन इस पे डिस्प्ले किए जाते हैं। फन एक्टिविटी, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर देता है ये। अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग ऑफ राजा बोर स्टडी हुई थी 2021 में, काहूट का मेन बेनिफिट क्या था, क्लासरूम डायनेमिक बनाता है, अच्छा बना देता है ये, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, फीडबैक जल्दी मिल पाता है, मोर इंथुजियाज्म मतलब कि जोश बहुत ज़्यादा भर जाता है बच्चों में इंस्ट्रक्शन के दौरान। ये फ्री स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है, मतलब फ्री में गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप गेम के थ्रू सीख सकते हो। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं प्लेटोगोन क्या होता है। अभी आया था ना प्लेटोगोन एनिमी के लिए यूज़ होता है। तो प्लेटोगोन है वो एक एजुकेशनल टूल है जो कि एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक मिनट में देख लेती हूँ वीडियो चल रही है क्या, रुको आप। हाँ चल रही है। तो मैं क्या बता रही थी, प्लेटोगोन क्या है, प्लेटोगोन एक एजुकेशनल टूल है जो कि यूज़ करा जाता है एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए, इंस्टेंटली बनाने के लिए। एन एडिशन टू राइटिंग डायलॉग्स, एनिमेटेड वीडियो कैन बी प्रोड्यूस इन द क्लासरूम यूजिंग प्लेटोगोन। प्लेटोगोन का यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं, डायलॉग बना सकते हैं, खुद के करेक्टर्स को बना सकते हैं, जैसे आजकल अवतार आते हैं, करेक्टर्स आते हैं, वो बना सकते हैं, सीन्स बना सकते हैं, साउंड इफेक्ट, इमोशन, एक्शन सब ऐड कर सकते हैं। स्कूल में यूज़ करा जा सकता है ये, स्टूडेंट स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, खुद का डिवाइस है ये, डेस्कटॉप ऐप भी है ये। प्लेटोन अलाउ करता है स्टूडेंट को कि कंस्ट्रक्ट कन्वर्सेशन कर सकता है, सिनेरियो बना सकता है, करेक्टर्स बना सकता है। इसमें एक्शन, इमोशन, साउंड इफेक्ट सब कुछ इंक्लूड होते हैं। प्लेटोन को यूज़ करा जाता है किसके लिए, जनरेट करने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग फिल्म। शॉर्ट फिल्म बनानी है हमें, लॉन्ग फिल्म बनानी है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेरेंस भी है। तो प्लेटोगोन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट को स्क्रिप्ट लिखनी है तो यूज़ करा जाता है। स्टूडेंट को अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में लिखना है तो भी यूज़ करा जा सकता है। एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं, स्टोरीज़ बना सकते हैं हम इससे। तो आगे समझ में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने समझा दी है। अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दूँ मैं। हाँ, अब एनीमेकर बताती हूँ आपको, एनीमेकर क्या होता है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एनटीए कितना भी दे दे, आप एक भी गलत नहीं करोगे क्योंकि मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन ला रखी है आपके लिए। एक एक वर्ड्स का आता है क्वेश्चन, लेकिन मैंने इतना सारा पढ़ा दिया कि आप कहीं से क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। एनीमेकर क्या है, एनीमेकर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि यूज़र को क्रिएट एंड असाइन ए रेंज ऑफ एनिमेटेड प्रेजेंटेड मीडिया। एनीमेकर भी एनिमीज बनाने के लिए, एनिमी के अवतार बनाने के लिए, इन्फोग्राफिक के लिए, पोस्टर्स के लिए, वीडियो के लिए, इनको क्रिएट करने के लिए यूज़ करी जाती है। ए वास्ट कलेक्शन ऑफ 30,000 प्री मेड एनिमेटेड करेक्टर, 30,000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड करेक्टर्स बना सकते हैं हम इस पर, बनाए हुए हैं। बैकड्रॉप, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स, नॉइज़, सब चीज़ इसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ठीक है, यू मे फिट एनी टॉपिक एजुकेशनल वीडियो, मैं कोई भी एजुकेशनल वीडियो पे भी बना सकती हूँ, एनिमीज उसमें बना सकती हूँ। एनीमेकर से एजुकेटर स्टूडेंट दोनों इंटरेस्टेड प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं, मूवीज़ बना सकते हैं, स्टूडेंट को प्रोजेक्ट पे रियल टाइम में काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो माइंड मिस्टर पढ़ते हैं अब। माइंड मिस्टर क्या है, स्टूडेंट और टीचर दोनों कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं माइंड मैप, नाम से ही पता चल रहा है कि माइंड मैप बना सकते हैं माइंड मिस्टर से। ये क्या वेब एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट को, आइडियाज़ को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना माइंड मैप्स के थ्रू, तो उसको बोलेंगे। जो हमारे आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ के तौर पे बना देंगे। ग्राफ के तौर पे बनाएंगे हमारे आइडियाज़ को, हमारी नॉलेज को, हमारे कंसेप्ट को, फिर जो शेप मिलेगी उसको बोलेंगे हम माइंड मिस्टर। जैसे मैं ये दिखाती हूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कोई, ये मैंने जैसे नव बना दी अपने माइंड की, तो ये विजुअल है, यहाँ से निकाल दिया एक पॉइंट, यहाँ से निकाल दिया एक पॉइंट, यहाँ से मेमोरेबल में आ गया, इमेजेस यहाँ पे आ गए, कलर इमेज,
सिंपल फन वाली एक्टिविटी ये आ गई, विजुअल ये रही, लर्निंग ये रही, आइडिया ये रही। मतलब जितने भी मेरे दिमाग के अंदर नॉलेज है ना, चाहे वो मेरी कोई मेमोरी हो, अच्छी अच्छी मेमोरी, या फिर हमारे पास कोई आइडिया हो ब्रेनस्टॉर्मिंग में, कोई चीज़ हमने देखी है विजुअल में, इंगेज किसी चीज़ में हम लगे थे कि कोई चीज़ लर्न करी है, वो सारी हमने ग्राफिक तरीके से रिप्रेजेंट कर दी, तो उसके लिए जो यूज़ होएगा उसको हम माइंड मिस्टर बोलेंगे। अब आता है जीसैग। जीसैग टेक्निक है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच की। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, मिलजुल कर लर्निंग की जाती है, जहाँ पर स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। स्टूडेंट को ग्रुप में बांट देंगे, गिवन एक टॉपिक और लेसन, फिर उनको एक टॉपिक दे देंगे या लेसन दे देंगे, उसको बोलेंगे इन पर वर्क करो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको हमने ग्रुप्स में बांट दिया और उनको एक टॉपिक दे दिया कि आप इस पर काम करो। आफ्टर दैट स्टूडेंट बिकम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इम्पार्ट देयर नॉलेज टू अदर क्लास। फिर वो स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट मैटर में क्या बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं और अपनी नॉलेज को दूसरी क्लासेस में लगाते हैं। जीसैग मेथड है फोस्टर टीम वर्क। टीम वर्क को फास्ट करता है, अच्छा बनाता है स्टूडेंट के बीच में। कॉम्प्रीहेंड करता है, रिमेंबर मटेरियल, किसी चीज़ को याद करना है, किसी चीज़ को समझना है, कोई एक सब्जेक्ट मैटर है वो ऐसे हमें जल्दी से समझ नहीं आता, जब लेकिन हम उस पर वर्क करने लग जाते हैं ग्रुप में मिल के तो अच्छे से याद हो जाता है। तो वो क्या होता है, हम अच्छे से याद कर पाएंगे उस चीज़ को। स्ट्रक्चर क्लासरूम एक्टिविटी सो दैट स्टूडेंट डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सक्सेस इज जीसेक स्ट्रेटजी। ये कहते हैं कि ये वन वे टू स्ट्रक्चर क्लासरूम, हम स्ट्रक्चर कर देते हैं क्लासरूम को, स्ट्रक्चर वे में कर देते हैं तो एक्टिविटी एक दूसरे पे डिपेंड हो जाती है। क्योंकि ग्रुप्स में मैं बांट दिया, ग्रुप्स में काम दे दिया तो हम एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे, हमारे बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, अच्छे से काम को कर पाएंगे। ठीक है, ईच ऑफ विच पुट्स टुगेदर ए पोर्शन, हम हर एक बंदे को थोड़ा थोड़ा काम दे देंगे, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में सारों को सिंथेसाइज करके, मतलब सारे को इकट्ठा करके फिर हम उस वर्क को प्रेजेंट कर देंगे टीचर्स के सामने या जिसने टॉपिक दिया उसके सामने। थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट के काम करके फिर हम उसको इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका मैंने देखा कि देखो छोटा 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 छोटा, ये बहुत सारे लोग तो उसको हमने एक प्रोजेक्ट दिया कि पजल्स को आपको सॉल्व करना है, सभी ने थोड़ी थोड़ी पजल सॉल्व करी, बाद में इससे एक बन जाएगी पूरी पूरी, सिंथेसाइज कर दिया, पूरों को इकट्ठा कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा बनाना मतलब सिंथेसिस। ठीक है, ये रहा। सबसे पहले तो ब्रेकआउट, हमने एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा, यानी कि एनालाइज। एनालाइज में क्या होता है, बड़ी चीज़ को छोटे छोटे में तोड़ते हैं। फिर एक ग्रुप बनाया, ग्रुप को दिया हमने, ग्रुप ने उसमें डिस्कस करा, डिस्कस करके रिपोर्ट बना दी, एक्सपर्ट ग्रुप को दे दिया। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हमने कोई चीज़ टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, ग्रुप को दिया था, जब ग्रुप ने उस पर डिस्कस करा फिर उसने रिपोर्ट बना के दे दी एक्सपर्ट ग्रुप के पास में। तो ये अपनी जीसेक स्ट्रेटजी होगी। सॉरी, अब 8th क्वेश्चन करते हैं। ये है कि पिक रेट मॉडल। पिक रेट मॉडल है कौन सा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का, फॉर टीचर प्रिपरेशन ऑफ क्लास टीचिंग। टीचर है क्लास में टीचिंग करने के लिए जब प्रिपरेशन करता है, तैयारियां करता है, तब वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का जो मॉडल अपनाता है उसमें PIC स्टैंड फॉर, पिक का मतलब क्या होता है, पेडागोजिकल इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट होता है या पैसिव इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट होता है, पैसिव इंटरेक्टिव क्रिएटिव या प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कोलैबोरेशन। इसका आंसर आपको बताना है, 1 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। पिक का मतलब होता है पैसिव, स्टूडेंट पैसिव होंगे, या तो स्टूडेंट इंटरेक्टिव होंगे या क्रिएटिव होंगे। तो पिकरेट मॉडल है अपना टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का, जब टीचर प्रिपेयर करता है क्लास में टीचिंग करने के लिए तो या तो स्टूडेंट है वो अपना पैसिव हो सकता है या इंटरेक्टिव हो सकता है या फिर क्रिएटिव हो सकता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये रहा इसकी एक्सप्लेनेशन। पिकरेट मेरा हर बार पिक पिक का आता है, इस बार रेट का भी पूछ लिया था पहले के PYQ में। तो अब ध्यान रखना कि ज़्यादातर इन मॉडल्स में क्या पूछते हैं, ये वेरिएबल ही पूछते हैं कि पिक का मतलब क्या हो गया और रेट का मतलब क्या हो गया। पहले पिक का बताती हूँ। पी से मतलब पैसिव, या तो पैसिव होएंगे, निष्क्रिय होएंगे, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करेंगे, या इंटरेक्टिव होंगे, बातचीत करेंगे, या फिर क्रिएटिव हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना होएगा हायर लेवल लर्निंग में। और यहाँ पर टीचर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचर है टेक्नोलॉजी यूज़ कर को रिप्लेस कर सकता है, टेक्नोलॉजी को एम्पलीफाई कर सकता है, उसको सुधार सकता है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है एकदम अच्छे से उसको।
रिप्लेस मतलब तो एक टेक्नोलॉजी पहले हम यूज़ कर सकते कर रहे थे कंप्यूटर, उसको हटा दिया, उसकी जगह नया ले आया। एम्पलीफाई मतलब उसमें सुधार कर दिया। ट्रांसफॉर्म मतलब उसी का स्वरूप बदल के और अच्छा बना दिया। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट का रिलेशनशिप ऑफ टीचर्स के साथ रिलेशनशिप पैसिव हो सकता है, इंटरेक्टिव हो सकता है या क्रिएटिव हो सकता है। बस यही था इतना। फिर भी आपको ये पढ़ना है इसके अंदर वाला, तो पढ़ सकते हो कि पिक रेट है वो 3 लेवल रिस्पॉन्स मैट्रिक्स है, जहाँ पर टीचर है रिस्पॉन्स देता है इस क्वेश्चन का। पिक का मतलब पैसिव, इंटरेक्टिव और क्रिएटिव है, जहाँ पर रेट का मतलब है रिप्लेसमेंट, एम्पलीफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। 3 पॉसिबिलिटी है ये सेकेंड क्वेश्चन की। ठीक है, पिकरेट मॉडल में पिकरेट मैट्रिक्स है वो असेस की जाती है। स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ओवरऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करी जाती है कि क्या लर्निंग के ऑब्जेक्टिव आएंगे, कैसे आएंगे। एक्टिविटी को बूस्ट करती है। कंक्लूजन है, अच्छा इससे हमें पता चल जाता है डिस्कशन बोर्ड की टाइप है। मतलब ये मेन तो यही है। पिक का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट का रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी से या तो पैसिव होएगा या इंटरेक्टिव होएगा या क्रिएटिव होएगा। रैट मतलब कि टीचर की प्रीवियस प्रैक्टिसेस कैसी होएगी, रिप्लेसमेंट, एम्पलीफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बता दिया पहले ही अच्छे तरीके से, और इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता ये, बस यही पूछते वेरिएबल पिक का मतलब क्या है, रैट का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। अब पूछा है डैश इज़ द टेक्निक ऑफ चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट ओवर द कोर्स ऑफ ए टीचिंग सेशन। मोर स्किल्ड पर्सन adjust द अमाउंट ऑफ गाइडेंस टू फिट द स्टूडेंट करंट परफॉर्मेंस। ये कहता है कि एक टीचिंग सेशन के ड्यूरिंग हम सपोर्ट सिस्टम को अगर चेंज करते हैं, उसकी टेक्निक क्या है, जो ज़्यादा अपने मोर स्किल्ड पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस परफॉर्मेंस को फिट करने के लिए उसके करंट परफॉर्मेंस को दिखाएगा। मतलब कि लेवल ऑफ क्या बोल रहा है कि टेक चेंजिंग। एक मिनट, इसको मैं ये ले लेती हूँ हाइलाइटर, इससे सही नहीं हो रहा। हाँ, ये बोल रहा है कि एक शैक्षणिक स्तर के दौरान, एक शैक्षणिक स्तर चल रहा है, उसके दौरान अगर समर्थन का स्तर हमें बदलना है, उसकी टेक्निक जो कि ज़्यादा कुशल व्यक्ति छात्रों का प्रदर्शन को फिट करने के लिए मार्गदर्शन की मात्रा को समायोजित करती है। तो यहाँ पर मेन क्या बात बोले कि लेवल ऑफ सपोर्ट को कौन चेंज करता है, जहाँ पर ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होएगा वो एडजस्ट करेगा गाइडेंस को स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो वो क्या कहलाएगा, स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग वो गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा। उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम करेंगे स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि स्टूडेंट को टीचिंग के लर्निंग के दौरान एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो आप करते हैं ये है स्वयं प्रभा वाले चैनल। स्वयं प्रभा के 10 चैनल तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार एनटीए के एग्ज़ाम में आजकल 2-3 साल से ये 10 तक पूछते हैं कि कौन सा चैनल का कौन सा नाम है। ये हर बार आता है कि मतलब कभी 4 तक पूछ लेते हैं, कभी 5 तक पूछ लेते हैं, नाम कौन सा है, किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो प्रबंधन है, किसके लिए यूज़ होता है, विधि, सरस्वत बोध। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, तो मैं बताती हूँ। फर्स्ट जो है प्रबंधन, वो कौन सा चैनल है, प्रबंधन है अपना 3rd। ठीक है, विधिक है अपना 4th, प्रबोध है अपना ये, और सरस्वत है ये। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, अब मैं आपको वो समझाती हूँ। पहले लिखती हूँ वो सांस प्रो सारा। मैं इसको बोल के बता देती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास नोट पैड नहीं है। मेरा नोट पैड आने वाला है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो इससे लिखा जाता। इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ कि पहला क्वेश्चन ये होता है अपने पास वागेश, थोड़ा आराम से लिख लेती हूँ, लिखा जाएगा थोड़ा तो। ठीक है, वागेश। दूसरे चैनल का नाम होता है संस्कृति। वो संस्कृति। फिर होता तीसरा प्रबोध, ये मैंने ट्रिक बना के याद करा था। सॉरी, वो सारा प्रबंधन
ये समझाऊंगी मैं क्या लिख रही हूँ। यह है सरस्वत, फिर आएगा प्रबंधन, प्रबंधन। अभी माउस से लिख रही हूँ ना तो ऐसे ही लिखा जा रहा है, मेरे 2-3 दिन में नोट पैड आ जाएगा तो इतने काम चला लो। फिर आएगा विधिक, फिर कौटिल्य, फिर आएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, फिर आएगा स्पंदन, स्पंदन कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं। फर्स्ट स्वयं प्रभा का चैनल है वागेश, ठीक है। सेकंड है सरस संस्कृति, थर्ड है प्रबोध, फोर्थ है सरस्वत, फिफ्थ है प्रबंधन, सिक्स्थ है विदिक, सेवेंथ है कौटिल्य, एट्थ है आर्यभट्ट, नाइन्थ है स्पंदन, ठीक है। तो ये 9 चैनल तो आपको किसी भी हालत में याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार एनटीए के एग्जाम में पूछता है कि थर्ड चैनल कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, 10 तक पूछता है, तो 10 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैं आपको समझा देती हूँ, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे रट्टा मारोगे तो जल्दी याद नहीं होएगा, भूल जाओगे और कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैंने इसकी ट्रिक करी है कि वो वागेश से मैंने कर ली वो, या कोई हरियाणा से है तो कर सकता है वाह वाह। संस्कृति से मैंने करा है सांस, संस्कृति से मैंने करा है सांस, इसकी कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। वो, वाह से वो, संस्कृति से सांस, प्रबोध से प्रो, ठीक है। तो इसका मैंने कर लिया, वो सांस प्रो लेती है, वो सांस प्रो लेती है। फिर सरस्वत है, सरस्वत से मैंने कर लिया सारा, सरस्वत से कर लिया मैंने सारा। प्रबंधन से प्रबंधनी, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, तो सारा प्रबंधन। विधिक था नाम इसका, विधिक है, विधिक, तो मैंने कर दिया सारा प्रबंधन विधि, विधि। कौटिल्य से कोटि, कौटिल्य से कोटि, सारा प्रबंधन विधि कोटि से करती है। फिर आर्यभट्ट था, उसका कर दिया आर्या। स्पंदन था, उसका कर दिया मैंने स्पा, आर्या स्पा में गया। तो वो सांस प्रो लेती है, सारा प्रबंधन विधि कोटि से करती है, आर्या स्पा में गया। तो ये याद होगी ना। तो मैं आपको बिना लिखे, बिना देखे लिख के बताती हूँ। अभी भी नहीं देख के लिखा था, फिर भी मैंने बता देती हूँ दोबारा से, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वागेश का हो गया वो सांस प्रो लेती है, इसका वागेश वो। संस्कृति से सांस, संस्कृति, संस्कृति से क्या हो गया सांस, वो सांस। प्रबोध से प्रो, ठीक है, वो सांस प्रबोध ले, यानी कि प्रो लेती है, सांस प्रो लेती है। फिर सारा यानी कि सरस्वत, सारा। फिर प्रबंधन, सारा प्रबंधन। विधि, विधि से यानी विधिक, विधि कोटि से करती है, सारा प्रबंधन विधि कोटि से करती है, यानी कि कौटिल्य, ठीक है। फिर आर्य, आर्य कहाँ पे गया, स्पा में गया, आर्य स्पा में गया, ठीक है। ये होगी ट्रिक मेरी। अब इसको इरेज कर देती हूँ मैं। अब इसको दोबारा से अगर देखें हम ट्रिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले क्या था कि वो सांस प्रो लेती है, यहाँ पे वागेश नहीं दिख रहा, यानी फर्स्ट नहीं है, थर्ड से स्टार्ट करना है। थर्ड से अपना क्या था, वो सांस प्रो लेती है, प्रो यानी कि प्रबंधन, प्रबोध, प्रबोध का हो गया 3, प्रबोध का 3। वो सांस प्रो लेती है, सारा प्रबंधन, सारा प्रबंधन। सरस्वत है यहाँ पे, हाँ है, सारा यानी 4th नंबर पे, ये होगा प्रबंधन यानी 5th नंबर पे, सारा प्रबंधन विधि कोटि से, तो विधि हो गया 6th। हो गया ना सही से, कितना इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। तो अगर ट्रिक से करोगे, मेरी ट्रिक से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। अब ये मैंने आपके लिए डाले भी हैं, देखो कितना अच्छे से सब चीज़। ये चैनल के नाम हैं जो मैनेज किए जाते हैं
CEC और UGC के द्वारा, CEC और UGC के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेशनल कोऑर्डिनेटर इज प्रोफेसर कौन है? जगत भूषण नाडा, डायरेक्टर CEC न्यू दिल्ली। फर्स्ट क्वेश्चन है वागेश, जो कि किसके लिए? ह्यूमैनिटीज़ के लिए है और लैंग्वेज लिटरेचर के लिए। वागेश है वो ह्यूमैनिटी और लैंग्वेज लिटरेचर के लिए है। और क्या पढ़ना है इसमें से तुम्हें? बस इतना ही पढ़ लो, CEC के ही चैनल है। सेकंड है संस्कृति, ठीक है। इसकी अपने ट्रिक करें तो वो संस्कृति से सांस, प्रो लेती है यानी कि प्रबोध, सारा प्रबंधन यानी कि सरस्वत, है ना, सारा प्रबंधन, विधि कोटि से, विधि कोटि से, आर्यभट्ट स्पा में गया। देखो कितने इजीली हो गए 10 चैनल के नाम याद। वागेश, संस्कृत, प्रबोध, सरस्वत, प्रबंधन, विधि, कोटि, आर्यभट्ट और कौटिल्य, बस। और ये भी कर सकते हो, आर्य स्पा में, स्पा देखने गया, देखने का मतलब कि दक्ष, ठीक है। व्यास है वो 21वां है, वो भी आ जाता है ज़्यादातर। व्यास कि आर्य है वो स्पा में गया, स्पा देखने गया, और प्यास लगी, प्यास यानी व्यास, 21 याद कर लेना फिर। अब ये है NPTEL के द्वारा चलाए जाने वाले 11वां 12वां 13वां। NPTEL मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस, NPTEL सिविल के लिए, NPTEL कंप्यूटर के लिए। ये इसके लिए मैं ना स्वयं प्रभा के जितने भी चैनल है ना, पहले 34 थे, अब 40 हो गए हैं, और वैसे टोटल देखा जाए तो 80 हो गया है। तो इनके लिए मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे स्वयं प्रभा के चैनल को कंप्लीट करवाऊंगी याद, ट्रिक के साथ। जैसे इसकी मैंने ट्रिक कितनी अच्छी बताई है, आपको याद अभी हो गए होंगे, भूलोगे नहीं, तो वैसे ही दोबारा से आपके लिए मैं बना दूंगी वीडियो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग को कौन सा डिस्क्राइब करता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो जाएंगे और अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। जितने लोग होंगे उतने ही आइडियाज़ होंगे, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, दूसरा है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, कंटेंट डिलीवरी लूसिड वे में अच्छी तरह से, थीम बेस्ड इंटरेक्शन होएगा स्टूडेंट के बीच में। तो क्या आएगा? इसका आंसर होएगा प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, क्योंकि मैंने अभी भी आपको इसका बताया कि जैसे ही बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे आपस में, तो वो अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हो आपको कौन सी वीडियो चाहिए। बाकी अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की कंसेप्ट वाली सीरीज़ भी चल रही है, डेली एक एक वीडियो लूँगी मैं, और साथ साथ PYQ भी करवाती जाऊँगी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।